Hello everyone, welcome all on my YouTube channel Biology Village, and the today topic is biodiversity hotspots. Biodiversity hotspots, commonly known as mega diversity zones. ठीक है, it is very interesting topic and much environmental concern. तो इसे देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दो टर्म आते हैं, बायोडाइवर्सिटी और हॉट. हॉट का मतलब होता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या मेगा डाइवर्सिटी. मेगा मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी तो है बट वहाँ पे टेंशन भी बहुत ज़्यादा है. मतलब टेंशन मतलब डिसअपीयरेंस होने का जो रीजन्स हैं, एक्सटेंशन की जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई है. तो इन दोनों बातों से क्लियर हो रहा है. तो देखें शुरू से इसका हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताते हैं आपको, कहाँ से कॉन्सेप्ट आई, किसने दी और कितना नंबर है, क्योंकि जोन से तो नंबर भी होगा, स्पॉट से तो नंबर भी होगा इसका. इंडिया में कितने हैं, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ राइज होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नॉर्मन मायर्स जो पीरियड था 1934 से बहुत ही रिसेंट साइंटिस्ट है, 2019 में भी इनकी डेथ हुआ है. इन्होंने आइडिया दिया था, एक कॉन्सेप्ट डेवलप की थी, हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट 1988 में. किस लिए? टू डेजिग्नेट प्रायोरिटीज एरिया फॉर इन सीटू कंजर्वेशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका जो टारगेट था मायर का ये था कि वो इन सीटू कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटीज एरिया सिलेक्ट करना चाह रहे थे. वो इन सीटू कंजर्वेशन व्हाट इज, मतलब कि कोई वेजिटेशन या कोई एनिमल या कोई वाइल्ड लाइफ इस तरीके की है कि हम उसे ऑन द पॉइंट जहाँ पे वो ऑलरेडी नेचुरली रह रही है हम वहीं पे उसे कंजर्व करते हैं. तो उस तरीके की जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज होती हैं उन्हें हम बोला जाता है इन सीटू. और दूसरी होती है एक्स सीटू, जहाँ पे हम किसी चीज़ को रिप्लेस करके वहाँ से हम टेकअप करके कहीं दूसरी जगह ला के हम उसे प्रोडक्शन प्रोवाइड करें, तो उन्हें हम कहते हैं एक्स सीटू. जैसे कि नेशनल पार्क की बात करें तो ये इन सीटू में आता है, और हम कोई बॉटनिकल गार्डन बनाएं तो ये एक्स सीटू में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन के लिए वो प्रायोरिटीज एरिया सेलेक्ट कर रहे थे, तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कि उन्होंने ये टर्म दिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में ही, as a biogeographical region characterized by exceptional level of plant endemism as well as serious level of habitat loss. दो बात उन्होंने देखी कि ऐसे जियोग्राफिक रीजन्स जहाँ पे एक्सेप्शनली हाई प्लांट एंडेमिज्म हो. प्लांट एंडेमिज्म मतलब कुछ ऐसे प्लांट पाए जाए कि दूसरी जगहों पे ये नहीं पाए जाते हों, और इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो कि कहीं भी नहीं पाए जाते. बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के प्लांट एंडेमिज्म. और दूसरा कि उनके जो डिग्रेड होने की, उनकी जो डिसअपीयरेंस होने की जो रेट वहाँ पे है, जो मतलब नेचुरल एज वेल एज मैन मेड जो रीजन्स हैं उन्हें जो ख़त्म कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो. बहुत कंट्रास्ट थिंग है दोनों कि एक तो एंडेमिज्म का रेट बहुत ज़्यादा हो कि ऐसे प्लांट वहाँ पाए जाएँ जो दूसरी जगह पर ना पाए जाते हों. दूसरा कि उनके लिए जो डिसअपीयरेंस और जो एक्सटेंशन का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो. ऐसे एरिया को उन्होंने प्रायोरिटीज एरिया सेलेक्ट किया फॉर द इन सीटू कंजर्वेशन के लिए. ठीक है. अब उसके बाद इन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट रखी. एक एनजीओ था यूएसए का जिसका नाम था कंजर्वेशन इंटरनेशनल, और उन एनजीओ ने 1989 में, मतलब एक साल बाद, इनकी उस कॉन्सेप्ट, उनके आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया. और उसने क्या किया 99 में, 10 साल के बाद देखिए, पूरे लगभग 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में उन्होंने डिस्कवर कर दिए. कितने दिए थे? 25. एक साथ आए 25. उसकी जो प्रीसीडिंग निकलती थी उस कंजर्वेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की, सीआई की, कंजर्वेशन इंटरनेशनल की, तो उसका क्या नाम था? हॉट स्पॉट्स अर्थ बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट इंजेंडर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स. ये उन्होंने निकाली थी 99 में, और उसमें उन्होंने बताया था कि 25 ऐसे एरिया हैं पूरी दुनिया में जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे. उसके बाद उन्होंने दूसरी प्रोसीडिंग निकाली है जिसका नाम था हॉट स्पॉट्स रिविजिटेड, अर्थ बायोलॉजिकल रिचेस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन के नाम से. ठीक है. अभी कितने हैं? 25 हैं. देखिए 2005 में भी हमारे पास 25 थे. अब यहाँ पर डिस्कवर ये करना है, क्योंकि नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि सीआई का भी या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है और डिक्लेयर हो गया. जैसे आपने सुना होगा रामसर साइट का नंबर जो है 27 था, अब 37 हो गया. इसी तरीके से इनका नंबर 2005 तक कितना था? 25 था, 25, जो अब आज के टाइम में 36 है. रिसेंट डाटा बता रहा है 36 है. तो 36 वाला कब डिस्कवर हुआ, तो उसे नोटिस करना है आपको, इन 2017. ठीक है. इसी ने कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को डिक्लेयर किया है कि ये 36वां हॉटस्पॉट्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है. ठीक है. तो इसे ध्यान रखना है कब डिक्लेयर हुआ. अब 2017 के बाद से अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, अभी नंबर 36 ही है. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड बाई, मतलब नॉर्मन मायर इन इज
2 आर्टिकल, उन्होंने भी अपने 2 आर्टिकल लिखे थे, वो सीआई के आर्टिकल थे। इनके आर्टिकल का नाम क्या था, द एनवायरमेंटलिस्ट, जो कि 1988 से 1990 के बीच में दिया था, और दूसरा था हॉट स्पॉट द अर्थ बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इकोरिजन के नाम से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, वो मैंने आपको क्लियर किया। देखिए, उस साइंटिस्ट का नाम है नॉर्मन मायर्स, ठीक है। अब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में 2 और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम इस नाम से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। इनकेस अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, तो कंफ्यूज ना हो, तो मुझे आइडिया था, मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग भी साइंटिस्ट हुए हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक अर्नेस्ट मायर नाम का साइंटिस्ट हुआ है, ठीक है, जो कि प्लांट टेक्सोनोमिस्ट थे और 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है उन्हें, ठीक है। अब इन दोनों नामों को देखिए, नॉर्मन मायर, इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज ना हो। नॉर्मन बोरलॉग अदर वन है, अर्नेस्ट मायर दूसरा वन है, और यहाँ जिसकी बात हो रही है वो है नॉर्मन मायर, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर हुआ आपका। इसके बाद देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ा सा जनरलाइजेशन कि क्या है ये सब। देखते हैं, हॉटस्पॉट के बारे में बताया जा रहा है कि रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है। उसके साथ एक चीज़ और भी है इनके साथ, विद हाई एंडेमिज्म, कि ये दूसरी जगहों पे नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। ऐसा नहीं, कुछ जगहों पे हैं, कुछ जगहों पे शायद रेयर हैं, ऐसा नहीं कि हाई एंडेमिज्म, जितना ज़्यादा हम कह सकते हैं उसमें कि ये प्लांट उस जगह के अलावा किसी दूसरी जगह पे नहीं पाए जाएंगे, किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। तीसरा, प्रायोरिटीज एरियाज हैं फॉर इन सीटू कंजर्वेशन के लिए, बिकॉज दीज एरियाज आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट। इनकी जो यहाँ पर थ्रेट है, जो यहाँ की जो वेजिटेशन है, जो फोना फ्लोरा दोनों एनिमल्स हैं, उन्हें ख़त्म होने के जो प्रोसेस चल रही है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या जो एंथ्रोपोजेनिक जो प्रोसेस चल रही हैं, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही हैं, वो उनके डिसअपियर होने की जो रेट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। एंडेमिज्म क्या होता है, फिर से देखिए, ये सिचुएशन वेयर पार्टिकुलर स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर एरिया, एक स्पीसीज एक ही एरिया में पाई जा रही, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जा रही, एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। दीज आर आल्सो रीजन्स ऑफ एसेलरेटेड हैबिटेट लॉस, और यहाँ पे लॉस का जो रेट है, उनके जो हैबिटेट लॉस, मतलब जो उनके रहने की जगह होती है, उसके डिग्रेड होने की, उसके टूटने की, बिखरने की जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज है। तो इनकरेक्टर हैं ये दोनों। अच्छा, अब जनरलाइज करते हैं कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जितना मतलब जितने क्या 36 नंबर है, टोटल एरिया वो कितना कवर करते हैं, पूरे दुनिया की जो लैंड, पूरी दुनिया में कितने हैं 36, पूरी दुनिया के, अगर उन सबको मिला के कर दिया जाए तो टोटल लैंड एरिया ग्लोबली ये कितना कवर करेंगे, 2% अर्थ का लैंड एरिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज कलेक्ट कर ले जाएँ वो हाईली एक्सट्रीमली हाई हैं, जो और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉट स्पॉट्स रिड्यूस द ऑन गोइंग मास एक्सटेंशन बाई ऑलमोस्ट 30%, ठीक है। जितने हॉट स्पॉट्स हैं वो पूरी ग्लोबल लैंड के 2% एरिया को कवर करते हैं, और डिक्लेयर होने के बाद कि ये जो एरिया है हॉट स्पॉट्स हैं, इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो उन्होंने जो रेट ऑफ एक्सटेंशन थी, जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ देयर हैबिटेट्स, उन्होंने लगभग 30% तक कम हो गई आफ्टर डिक्लेयर कि दीज एरिया आर हॉट स्पॉट, ठीक है। ये फायदा हुआ उससे। एक डेफिनेशन देख लेते हैं आप, बिल्कुल फाइनल डेफिनेशन कि ये रीजन विद हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज दैट हैव एक्सपीरियंस्ड ग्रेट हैबिटेट लॉस, मतलब दोनों चीज़ें हाई लेवल एंडेमिक स्पीसीज का भी हाई है और हाई लेवल का उन्हें हैबिटेट लॉस भी चल रहा है वहाँ पे। दूसरी डेफिनेशन देख लें, एरिया दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी विद हैव हाई एंडेमिज्म एंड आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, ठीक है। चलें, उसके बाद देखते हैं वाई का मतलब क्या, क्यों बनाया गया हमने ये, ऐसा क्यों है, ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो हमने डिस्कवर किए, कुछ एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और कहीं पे कम है, या वो स्पीसीज केवल उन्हीं एरिया में क्यों पाई जाती है, दूसरे एरिया में क्यों नहीं पाई गई, ये इसका आंसर कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब वाई से बात करते हैं कि ऐसा एक जनरलाइजेशन है कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ, कि सब में डाइवर्सिटी एक सी नहीं है, ये फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है कि भाई कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। सर्टेन रीजन्स ऑफ द बर्ड आर मेगा डाइवर्सिटी जोन्स हैं, ठीक है, इसका भी आंसर मिलेगा। देखिए, सर्टेन आर मेगा डाइवर्सिटी जोन मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और कुछ एरिया में वेजिटेशन या जो फ्लोरा फौना दोनों एनिमल्स की स्पीसीज और प्लांट की स्पीसीज बहुत रेयर हैं, उन्हें हम कहेंगे कोल्ड स्पॉट, अभी वो भी टर्म आगे आएगा। तो ये एक जनरलाइजेशन है कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर ही एक चीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, एनिमल का, वो अनइवन, मतलब ठीक है, इक्वल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा है उन्हें हमने कहा मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स,
और जहाँ पे नहीं है उन्हें हमने कोल्ड स्पॉट बोला है। ठीक है, देखिए इसमें कि नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड। फॉर एग्जांपल इंडिया कितना है, इंडिया का टोटल एरिया का ग्लोबल एरिया के बाद में हम बात करें तो हम केवल 2.4% एरिया को कवर कर रहे हैं। इंडिया जो हमारी कंट्री है, हमारा प्यारा भारत, कितना 2.4%। बट इंडिया में देखिए हम टोटल जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है 100% जो होती है उसका हम 8% प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम एरिया वाइज तो 2.4% है, मगर हमारे यहाँ जो पाई जाने वाली जो डाइवर्सिटी है एनिमल के केस में, प्लांट के केस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में, वो टोटल डाइवर्सिटी का 8% है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, ये थोड़ा डार्क नहीं हुआ, एम क्या होता है, इसे हमने क्यों बनाया, डाइवर्सिटी स्पॉट्स हमने क्यों डिक्लेयर किए गवर्नमेंट ने, ग्लोबल लेवल पे यूएन ने। इनका मिशन है टू स्पॉटलाइट करना, स्पॉट में हाईलाइट करना एंड सिक्योर करना क्रिटिकल बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट जो थोड़ा क्रिटिकल हो, अगर वो हमें ना मिले तो हमारी हो सकता है ह्यूमन जो जाति अर्थ पे खत्म हो जाए। इन्हें क्रिटिकल वर्ड बोला है, क्रिटिकल बेनिफिट दैट नेचर प्रोवाइड्स, किसे, ह्यूमनिटी के लिए, और वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने इन एरिया को डिक्लेयर किया है। ये हमारा टारगेट है भाई। क्यों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, ग्लोबल जो यूनाइटेड नेशंस है उसने क्यों डिक्लेयर किए। ठीक है, इसलिए किया कि क्रिटिकल बेनिफिट दैट प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू द ह्यूमन बींग्स, ये चलते रहें, मिलते रहें, ह्यूमन जाति अर्थ पे बनी रहे, सर्वाइव करते रहें हम लोग, अदरवाइज बहुत जल्दी हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब करें वाट हैं क्या, ये इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हॉटस्पॉट्स आर रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए हॉटस्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है इस सेक्शन का। कह रहे ऐसे एरिया जहाँ पर लगभग 1500 स्पीस वेस्कुलर प्लांट की इंडेमिक्स हो। वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं पहले समझिए। वेस्कुलर प्लांट में देखिए 5 प्लांट कैटेगरी होती हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, 6 मान लें, फंजाई को प्लांट में उस वाले में इंक्लूड करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें से हायर प्लांट भी होते हैं, लोअर प्लांट भी होते हैं। जो ऊपर के 3 हैं, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन्हें हम बोलते हैं हायर प्लांट या वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट इसलिए बोलते हैं कि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, वो इन 3 प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले टेडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। तो कह रहा है कम से कम 1500 स्पीसीज वहाँ पर वेस्कुलर प्लांट की इंडेमिक होना चाहिए, जो कहीं ना पाई जाए दूसरी जगह, ऐसे एरिया। दूसरी शर्त ये कि वो एरिया जो है अपने ओरिजिनल वेजिटेशन का लगभग 70% खो चुका हो। इसे दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं कि केवल वहाँ पे 30% या इससे लेस उसकी नेचुरल वेजिटेशन बची हो। 70% ज़्यादा है, ये 70% खत्म हो चुकी हो। ऐसे एरिया अगर कहीं पे हैं पूरी दुनिया में तो हम उन्हें क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उन्हें यूनाइटेड नेशन या CI, ठीक है, वो डिक्लेयर कर देगी भाई ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इन्हें अब स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्टरी पॉइंट है जो आगे बताएंगे, मैं अभी यहीं पे से आपको बताना चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि कोई एरिया है और वहाँ पे रेट ऑफ एक्सटेंशन जो है कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है। हम ये वेट क्यों करें कि भाई 70% जब ये डिक्लेयर मतलब खत्म हो जाएगी यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन, तब हम इसे कहेंगे ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हम इसे पहले क्यों ना कह दें, जिससे पहले इसकी जो अभी लगभग 60% खत्म हुआ, 40% वहाँ पे बची हुई है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट का बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स है इस पॉइंट पर, सेकंड वाले पे, कि हम वेट क्यों करते हैं कि 70% तक वो डिक्लेयर हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएगी वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन तब हम इसे कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसे ध्यान रखना है। ये सेकंड पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है बाय द इन्वायरमेंटलिस्ट, बाय द इकोलॉजिस्ट, कि भाई हम इतना वेट क्यों करें, अगर हमें पता है कि कल को ये यहाँ पे 70% तक खत्म हो जाएंगे तो उससे पहले हम इसे डिक्लेयर कर दें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इस पर एक पूरा कन्वेंशन चल रहा है। हो सकता है ये एरिया 70% से रिड्यूस होकर 60% वाले कैटेगरी में आ जाए, कि 60% जिसका रिड्यूस हो गया उसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये अब जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट जो हार्ट्स में लाए हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, आप उन्हें देखिए एक मिनट। हॉट स्पॉट सपोर्ट 60% ऑफ द ग्लोबल प्लांट, बर्ड, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया स्पीसीज विद ए हाई शेयर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मतलब रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, बर्ड्स की जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनका 60% जो है आपका हॉट स्पॉट वाले एरिया में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है हिमालय, जो अपना हॉट स्पॉट है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये बर्ड का हाईएस्ट माउंटेन जिसमें आता है माउंट एवरेस्ट, जो हमारा इंडिया का है हमारा। ठीक है, इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से माउंटेन एवरेस्ट बोलते हैं, वो भी आती है। थर्ड पॉइंट है कि दीज हॉट स्पॉट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल काइंड्स ऑफ रीजन लाइक ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड इक्वेटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब पूरी ग्लोब को डिवाइड करते हैं कि इक्वेटर का रीजन होता है, ट्रॉपिक का रीजन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिक में पाए जाते हैं, टेम्परेट में पाए जाते हैं, इक्वेटर में पाए जाते हैं, ये तीनों जगह पाए जाते हैं, मतलब चाहे टेम्परेट हो, चाहे इक्वेटर हो, चाहे ट्रॉपिकल हो। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रॉपिक वाले रीजन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसका रीजन भी आगे डिस्कवर किया गया है, क्या है उसके रीजन बताए हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद करें इंडिया में जो है
इंडिया 12 जो मेगा डाइवर्सिटी हैं उसमें से इंडिया एक है हमारा, ये भी ध्यान, 36 में से 12 मेगा डाइवर्सिटी सिलेक्ट हुए, उनमें से हमारा इंडिया भी है 12 में। इंडिया जो है 2.4% अर्थ का कवर करता है, और ग्लोबल जो अपनी उसकी डाइवर्सिटी कितनी कंट्रोल करता है, 8.1%। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम 2.4% लैंड एरिया कवर करते हैं, और डाइवर्सिटी में जो हमारा ग्लोबल डाइवर्सिटी में जो इंडिया का शेयर है वो कितना है, 8% से ज़्यादा है, 8.1%। उसके बाद देखते हैं, एक टाइप का ये फॉरेस्ट होते हैं जो कहाँ, अमेजन बेसन में पाए जाते हैं, ठीक है। सिल बात यहाँ का मतलब इनकी क्वालिटी क्या है कि टाल ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं, लिनाज, ये सब प्लांट की कैटेगरी होती है। एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। लिनाज जो होते हैं बुडी टाइप के प्लांट होते हैं। तो इनकी क्वालिटी क्या है कि दिस फॉरेस्ट आर नॉट इन गुड लिस्ट ऑफ बर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। स्पेशल बात है कि भाई ये वाले जो फॉरेस्ट हैं अमेजन बेसन के सिलवास, उन्हें हमने अभी भी बर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में इंक्लूड नहीं करा है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन, हमने बताया ना, सेकेंड कंडीशन क्रिटिसाइज हो रही है इसकी, बिकॉज दे डू नॉट सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन, क्योंकि यहाँ की अभी 70% वेजिटेशन का लॉस नहीं हुआ है, हो रहा है हल्के हल्के, हो जाएगा एकदम, फिर हम इसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। आलो करंटली लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर तेजी के साथ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देयर फोर दिस क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इज क्रिटिसाइज बाय द इन्वायरमेंटल, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब डिमांड कितनी करी जा रही है कि 60% कर दिया जाए इसे। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि वाई मैक्सिमम हॉट स्पॉट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द ग्लोब, ट्रॉपिकल में ज़्यादा है, अभी डायग्राम से भी दिखेगा आपको। तो इसका रीजन है, 3 फैक्टर है इसके रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पे जो है अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट में चेंजिंग थोड़ा कम होती है, तो चेंजिंग जरूरी है सर्वाइवल के लिए, कहते हैं ना। तो यहाँ अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट है। दूसरा है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि लाइक टेम्परेट वन की तरह, आर लेस सीजन, यहाँ पर सीजन का चेंजिंग कम होता है और कॉन्स्टेंसी ज़्यादा होती है, और जो सीजन है बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि मतलब बरसात होना है तो यहीं पे होगी, जाड़ा यहाँ शुरू पड़ना होगा तो सर्दी यहीं से पड़ेगी, समर सीजन यहाँ से, मतलब कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं था कभी कि बरसात पहले हो गई या गर्मी टाइम आने से पहले पड़ना शुरू हो गई, इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती हैं। तीसरा बता रहे हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत हैं, तो गवर्नमेंट जो या वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने रिसोर्सेज के लिए वहाँ पर इंटरफेयर करते हैं, दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ द फौना एंड फ्लोरा ऑफ देयर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्सीड दिस क्राइटेरिया। अब कुछ ऐसे भी हैं कि 70% किया, वहाँ पे 5% रह गई, मतलब इतने ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। जैसे बताया मैंने, संडालैंड्स जो इंडिया का है, और एक है साउथ ईस्ट एशिया का, और एक ट्रॉपिकल एंडीज़ है जो कि कहाँ का है, साउथ अमेरिका का। यहाँ पर लॉस होते होते 15,000 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, 1500 की जगह में 15,000 पाई जाती हैं, इतने ज़्यादा, मतलब क्राइटेरिया से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, ये भी कंडीशन है यहाँ पे। एक अगला पॉइंट है कि लॉस ऑफ वेजिटेशन इन हॉट स्पॉट में रीच 95%, मतलब कहीं 70% की बात कर रहे हैं, कुछ तो 95% तक खत्म हो चुके हैं। उसके बाद कह रहा है कि हॉट स्पॉट जो हैं वो इरिप्रेसिबल, इन्हें अगर एक बार अगर ख़त्म हो गए तो हम इन्हें दोबारा से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इरिप्रेसिबल है। इसके बाद देखते हैं, देयर आर नाउ टोटल 36 अराउंड द बर्ड क्वालिफाई अंडर दिस डेफिनेशन विच रिप्रेजेंट 2.43%। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो 36 हैं पूरी दुनिया में, वो टोटल हमारे ग्लोबल लैंड का, मतलब पूरी दुनिया के लैंड का 2.34% एरिया कवर करते हैं। अच्छा, यही एरिया जो है इंडिया का अपना है, अगर इस एरिया को कंपेयर करो तो ये एरिया इंडिया का है, ठीक है। अगर सब पूरी दुनिया के हॉट स्पॉट को मिला दो तो इतना एरिया कवर करते हैं जितना एरिया का अपने इंडिया का एरिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे हैं, बट इस एरिया में जो शेयर है वो कितना है डाइवर्सिटी में, 8.1%, जो केवल इंडिया प्रोवाइड कर रही है। अब इंडिया 12 में भी 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर उसमें से भी एक है, और 4 इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो इस एरिया को हमने लिखा है कि जो एरिया है वो इंडिया के एरिया से इक्वल है, ठीक है। और जो 36 का कॉन्सेप्ट है तो इसे भी हमने याद करने की, और एक नई इन्फॉर्मेशन की, जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, वो आइलैंड है, तो उसमें भी नंबर आइलैंड का कितना है 36 है, और 36 इस टाइम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में, ये बताने का है और कुछ नहीं है। इसे फिर से हमने एक बार आपको रिमाइंड किया, देखिए टोटल कितने 36 हैं, हॉटेस्ट कितने उसमें से 8 हैं, और इंडिया में कितने पाए जाते हैं 4 पाए जाते हैं। ये तीनों आप डाटा ध्यान रखें, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं एक नज़र में। देखिए 4 ये कौन से, ईस्टर्न हिमालय जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ईस्टर्न नेपाल, ये अभी आगे भी बताऊंगा आपको, ये बहुत मेन स्टेट हम बता रहे हैं आपको, ईस्टर्न नेपाल, अरुणाचल प्रदेश ये तो अपना है, और भूटान एक दूसरी कंट्री, देखिए 2 कंट्री का नाम आया, और एक अपना अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद एक इंडो बर्मा, जिसमें आपका जो पूर्वांचल हिल्स हैं, अराकोमा की पहाड़ियाँ हैं म्यांमार की, और ईस्टर्न बांग्लादेश आता है इसमें, ठीक है।
इंडो बर्मा मिलकर बनता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला, ठीक है। उसके बाद एक आता है संडालैंड। संडालैंड में एक मिसिंग है, थोड़ा देख लें। इसमें आपको हमारा केवल जो इंडिया का है वो निकोबार आइलैंड ग्रुप इसमें पार्ट है इसका, और दूसरी कौन सी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बेरनोई एंड फिलीपींस आता है इसमें, ठीक है। इस तरीके के 4 जो है बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं आप इंडिया के। इनके बारे में क्या कहा गया, 34 टेरेस्ट्रियल हॉट स्पॉट्स हैं। 36 में टेरेस्ट्रियल कितने हैं, 34, 2 मैरीन वैसे हो सकते हैं एक्वाटिक वाले, ठीक है। अब इनके आप देख लीजिए, देखिए सब इन्होंने बताया, मैंने बताया ना। देखिए इस एरिया में देखिए ये ट्रॉपिक का एरिया है, जो इक्वेटर का एरिया है, ठीक है, कैपरिंग का। तो अधिकतर आप देखेंगे कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये टेम्परेट वाला हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रॉपिक वाला हो गया, तो ट्रॉपिक वाले में देखिए आप सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये वाले एरिया में, ठीक है। ट्रॉपिक कैप्रिकॉन में नहीं है। अच्छा ये नाम है 36 जो आपको बता रहे हैं पूरी दुनिया में, ये 36 पाया जा रहा है अपने आप। इसमें इंडिया का देख लीजिए, आपका देश श्रीलंका, ये वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, ईस्टर्न हिमालय, चारों साथ साथ उन्होंने लिखे हैं इंडिया के, ठीक है। तो इसमें पूरी डिटेल्स आपका दिया हुआ है कौन कहाँ पे, हमने भी आगे बताया आपको। देखिए अब हम इसे फिर से अपने मैप के थ्रू देख सकते हैं। देखिए वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला ये आ गया आपका, ठीक है। ये इंडो बर्मा वाला आ गया, ये ईस्टर्न वाला आ गया, ईस्टर्न हिमालय, और ये आपका आ गया संडालैंड्स, ठीक है। इन्होंने दिखाया भी, देखिए इंडिया का जो वेस्टर्न घाट जो है ये वाला, ये ईस्टर्न हिमालय, 2 इसमें दिखा रहे हैं आपके। अच्छा फिर इसमें देखिए इन्होंने अलग से पिक्चर लगाई है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, 2 क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ये आपका वेस्टर्न घाट आ गया, ठीक है, वेस्ट, ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय ये वाला, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है ये संडालैंड्स वाला आ गया, सॉरी इंडो बर्मा वाला ये वाला, ठीक है। और ये आपका संडालैंड्स का, इसमें इंडिया का पार्ट ये है, अंडमान निकोबार का पार्ट जो आता है। चलिए अब देखें, वेरी इंफॉर्मेटिव नोट्स है ये, अमॉन्ग दी 36, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक बात सब में लिखा है कि जो 36 के 4 इंडिया के हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और आपका इंडो बर्मा और संडालैंड्स फाउंड इन इंडिया, एंड दीज एक्सटेंड इनटू नेबरिंग कंट्री। इंडिया तक लिमिटेड नहीं, हमारी पड़ोसी कंट्रियों तक मतलब पहुंच जाती है इनकी रीच। और दीज एरिया आर रिच इन फ्लावरिंग प्लांट, आल्सो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, सैलो बटरफ्लाइज एंड सम मैमल्स। और सभी जो है बहुत हाई इंडेमिज में, कि दूसरी जगह नहीं पाए, जो यहाँ पाए जाते हैं दूसरी जगह पे नहीं पाए जाते। अब हम थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहे हैं डिटेल में इनका। देखिए पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर लैंडिंग स्टेट्स बोलते हैं। यहाँ बहुत सारी रिवर जो है अपनी, जो नॉर्थ से सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, उनकी एक इसलिए कहा गया कि इंडिया वेस्टर्न घाट, विच मीन्स घाट, घाट होता है ना, नदी का जो घाट होता है, रिवर लैंडिंग स्टेयर्स हैं यहाँ पे, इधर की नदियाँ इधर की तरफ बहती हैं, हिंदी में से बोलते हैं। ये माउंटेन रेंज है एक्चुअली, फ्राम विच न्यूमरस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो, मतलब जो इधर आप देख रहे हैं गुजरात, गोवा, मुंबई वाला जो एरिया, इधर से रिवर निकलती हैं और इधर की तरफ आती हैं, ठीक है। एंड चेन्स ऑफ माउंटेन, इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे माउंटेन की चेन्स भी है, जैसे आप देखते हैं जो रनिंग पैरेलल टू इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में आता है, तो श्रीलंका क्या कॉन्सेप्ट देखिए, श्रीलंका जो कॉन्टिनेंटल आइलैंड है जो सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ इंडिया, हमारा साउथ इंडिया तमिलनाडु से कहते नहीं, जो राम सेतु है, और एक बहुत ही केवल 20 मीटर डीप एक वाटर बॉडीज है हम इंडिया के और श्रीलंका के बीच में। अपना इंडिया का तमिलनाडु का स्टेट्स, ठीक है, तमिलनाडु जो स्टेट और श्रीलंका का जाफना जो स्टेट है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट, स्टेट का मतलब होता है जैसे 2 वाटर बॉडी जो होती है, सपोज करिए ये वाटर बॉडी एक है इंडिया की और एक वाटर बॉडी श्रीलंका की है, ठीक है। तो इन दोनों वाटर की बॉडी के बीच में पानी की एक फ्लो, एक रिवर एक कह सकते हैं, एक्वाटिक बॉडी। अगर ऐसी कंडीशन हो जब 2 टेरेस्ट्रियल लैंड को, जो सॉइल के जो लैंड होते हैं टेरेस्ट्रियल लैंड को वाटर बॉडी डिवाइड कर रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। ये जो टर्म आपने देख रहे हैं आप इसे देखिए स्ट्रेट, तो उसे क्या बोला जाता है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडीज है जो डिवाइड कर रही है हमारे लैंड एरिया को, उसे बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। तो पाल्क स्टेट किस में आता है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के उसमें आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि पाल्क स्टेट किस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का पार्ट है, तो वो पाल्क स्टेट जो है आपका वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए ये बता रहा है कितने एरिया है, लगभग 1600 किलोमीटर पैरेलल वेस्टर्न कोस्ट एंड इंडिया। इसमें 8 रिवराइन रिजाइम्स भी आते हैं, 8 डिफरेंट, जैसे सब कर लीजिए 8 स्टेट इस वाले कोस्ट पे आते हैं, आप काउंट करें तो आपको 8 ही मिलेंगे, ठीक है, जैसे गोवा, मुंबई, केरला। चलिए आगे देखते हैं। दी फ्रॉम दी बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ दी 8 जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स हैं दुनिया के, उसमें काउंट करा जाता है। 12 मेगा डाइवर्सिटी में इंडिया आता है, ये ध्यान रखना, इंडिया की जो मेगा डाइवर्सिटी है वो 12 में काउंट करी जाती है, और हमारा जो वेस्टर्न घाट है केवल वो 8, जो 36 में से 8 हैं, ठीक है। मेगा डाइवर्सिटी, हॉटेस्ट, मेगा नहीं यहाँ पे हॉटेस्ट, वहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के नाम थे, यहाँ पे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इनका नाम आता है, ठीक है गाइस।
ठीक है। अब इसके जो यहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट है उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं। 6000 तो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि लगभग 2500 जेंडर 2500 जेंडर को बिलोंग करते हैं, और इसमें से जो 3000 ही कह रहे हैं वो एंडेमिक हैं। ठीक है, 6000 में से 3000 ऐसे हैं कि जो दूसरी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक इस वाले पॉइंट में और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा स्पाइसेस का जो हमारा इंडिया मतलब बहुत जाना जाता है, ओल्ड टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी वो 3 चीज़ों के लिए आई थी। हमने बताया था आपको, रेशम के लिए, स्पाइसेस के लिए और गोल्ड के लिए। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट है, स्पेशली आपने देखा होगा सबसे पहले जो इंग्लिश लोग आए थे इधर ही आए थे, आपको केरला वाले उसमें है ना। तो केरला जो होता कहते हैं ना, ये केरला हमारा स्टेट बोला जाता है मसालों की रानी, केरला को बोलते हैं, जैसे काली मिर्च को बोलते हैं, और जो स्पाइस स्टेट बोलते हैं वो केरला को बोला जाता है। तो इसीलिए आप देखें जो इस पे ग्लोबल स्पाइसेस का, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, ठीक है, ये इसी रीजन में वेस्टर्न घाट वाले पाए जाते हैं, क्योंकि आपका जो केरला है वेस्टर्न घाट पे आता है। इसके बाद देखते हैं हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन दी, जो वेस्टर्न घाट पे है वो एक यहाँ पे जो हिल्स पाई जाती है, पहाड़ी अगस्ता मलाई की, ठीक है, वहाँ पाई जाती है एक्सट्रीम साउथ में। और रीजन इज आल्सो ऑर्वर अबाउट 450 बर्ड्स स्पीसीज और 140 मैमेलियन स्पीसीज और 260 रेप्टाइल्स एंड 175 एम्फीबियंस। ठीक है, इसके बाद ये वाला पार्ट जो है सेकेंड हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालय। देखिए ईस्टर्न हिमालय हम इस साइड में आ गए अपने, जितना हमारा अरुणाचल प्रदेश से पड़ रहा है। तो फाइटोजियोग्राफी ईस्टर्न हिमालय के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एरिया कौन सा है। देखिए आपका नेपाल का कुछ पार्ट आएगा, भूटान और स्टेट ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी आएंगे, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे जो 7 स्टेट्स हैं वो सब इसमें आएंगे। अच्छा, कुछ चाइना का यूनान स्टेट्स प्रोविंस है वो भी इसमें आएगा, जो साउथ वेस्टर्न चाइना का है। तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन्स दैट फॉलिंग इन तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना एंड म्यांमार। दिस एरिया हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये एरिया जो है आपका ईस्टर्न घाट, ये इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट के जो सबसे जो ओल्डेस्ट जनरा है वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्रेडल ऑफ स्पीसीज। वेरी गुड आंसर। ठीक है, क्रेडल का मतलब होता है पालना, जो बच्चे छोटा बच्चा नहीं हिलाते ऐसे पालना। स्पेसिस का मतलब होता है कि स्पेसिस नई स्पीसीज के फार्मेशन का पालना कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत आसानी से नई स्पीसीज का फार्मेशन होते हुए देख सकते हैं। दिस एरिया प्रोवाइड्स बेस्ट कंडीशंस टू क्रिएट न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो इसे क्रेडल ऑफ स्पेसिस बोलते हैं, ध्यान रखना है। वेस्टर्न घाट को नहीं बोलते, ईस्टर्न घाट को बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी देखिए आपने बताया ना कि ओल्डेस्ट जो फैमिली, ओल्डेस्ट प्लांट फैमिली कौन सी है जो इसमें देखिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है मैग्नोलिएसी, बिंट्रेसी। और प्रिमिटिव जेनम आप देखेंगे बिटूला, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया फैमिली का होता है, मैग्नोलिएसी फैमिली, जीनस मैग्नोलिया। इस तरीके बिटूला, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें आती है कि जो हमारा नमदफा फ्लाइंग स्क्वायर, सही स्क्वायरल जो होती है वो नमदफा टाइगर रीजन में पाई जाती है। नमदफा किधर है आपका, ईस्ट में पड़ता है, इन स्टेट्स में पड़ता है, ईस्ट वालों में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ओनली इंडेमिक जीनस ऑफ हॉट स्पॉट का क्या है, नमदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक, कहाँ पे पाई जाती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 2 क्वेश्चन देखिए, नमदफा फ्लाइंग स्क्वायरल कैसी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसका संबंध किससे, सिंगल स्पेसिमेन फ्रॉम नमदफा नेशनल पार्क, केवल वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ पे भी मतलब 136 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसमें आपका 1 हॉर्न राइनोसरास काजीरंगा, देखिए कहाँ है, इसी में तो आएगा ईस्टर्न में। राइनो पाया जाता है, एशियन वाटर बुफेलो वही पाया जाता है, और 55 मैमल्स, 30 बर्ड्स, 17 रेप्टाइल्स, 12 एम्फीबियंस, 3 इन्वर्टिब्रेट्स एंड 36 प्लांट स्पीसीज और भी हैं। इसके बाद एक आता है कि रिलेक्ट ड्रैगन फ्लाई, जिसका नाम हो एपीफ्लोबिया लेड ब्लाई, इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन विद ओनली अदर स्पीसीज इन द जीनस बीइंग फाउंड इन द जापान। इसका दूसरा जो है जापान पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है एक सिंगल। दिस रीजन इज आल्सो नेम टू हिमालयन न्यूट, एक मेंढक की फैमिली का होता है, न्यूट जो सैलामेंडर्स होते हैं वो भी यहाँ पाई जाती है। ओनली सैलामेंडर स्पीसीज फाउंड इन विद इन इंडियन लिमिट्स। ठीक है, इसके बाद जो इन्हें बताया ना 5 फैमिली, वो भी आप एक बार दोबारा देख लें। देखिए सर्केस्टेसी, ब्यूटामेसी, स्टाइकोरेसी एंड हेमलिंडेसी एंड टेट्रासेंट्रेसी, ये जो बहुत ही प्रिमिटिव फैमिलियाँ हैं जो स्वर्मिंग फ्लावरिंग प्लांट की, जो इसी एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इंडो बर्मा वाला जो रीजन है उसे पढ़िए आप लोग। इंडो बर्मा का रीजन बता रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बर्मा। आप देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर जो आती है वो इस रीजन में आएगी। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र में पाए जाने वाला जो मतलब एनिमल पाए जाते हैं एक्वाटिक, उनकी बात करेंगे। दूसरा है दिस हॉट स्पॉट कंटेंस लोअर
मीकोंग कैचमेंट। कैचमेंट एक एरिया होता है स्पेशल, जो उन्होंने बताया ना मैरीन टाइप का, तो वो इसी में पाया था, मीकोंग कैचमेंट। इसमें आपका एरिया कौन कौन से आएंगे, तो देखिए इट इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट आसाम को निकाल दें, और अंडमान ग्रुप, क्योंकि अंडमान इस ठंडा लैंड में पहुंचेगा, ठीक है। बाकी क्या है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, साउथर्न चाइना, ठीक है। ये वाले जो कंट्रीज हैं ये इनके लगा हुआ है हमारा, ठीक है। इस इन सब से मिलकर बना हुआ है ये वाला स्टेट। इसमें दो बातें आप ध्यान रखें जो मैंने आपको नोटिस भी कराएंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। देखिए द ट्रांजिशन ऑफ द संडालैंड एंड हॉट स्पॉट इन द साउदर्न आकर्स इन थाई मलाय पेनिसुला। देखिए इसके बाद आ जाएगा संडालैंड्स, ठीक है, वो भी हॉट स्पॉट्स है। तो ये वाला जो हमारा इंडो बर्मा और संडालैंड से जो इनका अलग होता है, तो उसके बीच में जो बाउंड्री आती है उसे बोलते हैं कंगर पटैनी लाइन। ये दो हॉट स्पॉट्स के बीच में होती है, दो कंट्री के बीच में लाइन जब सुना होगा, मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC, LOC। इसी तरीके दो हॉट स्पॉट के बीच जो इंडिया के हॉट स्पॉट्स हैं, उसमें आपका इंडो बर्मा और संडालैंड के बीच में जो लाइन जो डिवाइड करती है वो क्या है, कंगर पटैनी लाइन, ठीक है, विच अकर्स थाई मलाय पेनिसुलर एक रीजन है, वो इसे अलग करता है दोनों को। इसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें, ये इस्तमस ऑफ करा। इस्तमस करा का मतलब होता है कि जैसे दो पेज हैं ये फट गए, जैसे होता नहीं, हम लोग इसे टैप से ऐसे करके ज्वाइंट कर दे रहे हैं, इस्तमस इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, आपने ब्रेन में पढ़ा होगा। तो इसे इस्तमस ऑफ करा का भी अगर संबंध पूछा जाए किससे है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, इस्तमस ऑफ करा का संबंध किससे है, इंडो बर्मा मतलब हॉट स्पॉट से, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं संडालैंड। संडालैंड में कौन कौन से रीजन आएंगे, देखिए दिस रीजन लाइज इन दी साउथ ईस्ट एशिया एंड इंक्लूड थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्नोई, फिलीपींस और मलाया। हमारा क्या आता है, जो इंडिया हम हमेशा काउंट करते हैं, हमारा जो निकोबार, हमने बताया ना जो ऊपर से जो हमने निकोबार को छोड़ा था, निकोबार नहीं आता है, निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, ये जो है हमारा पार्ट है इंडिया का, इसलिए हम इसे काउंट करते हैं इंडियन रीजन्स में, ठीक है। दीज आइलैंड वर डिक्लेयर्ड एज बर्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 2013 में यूनाइटेड नेशन ने इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था, निकोबार आइलैंड। और ये हमारा जो संडालैंड वाला जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है उसमें ये रीजन हमारा अटैच है, तो हम संडालैंड को काउंट करते हैं कि इट इज हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला रीजन हमारा इस वाले हॉट स्पॉट में आता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी या हॉट स्पॉट कंजर्वेशन में काम करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है इन दी हॉट स्पॉट्स में वो कंजर्व है, जैसे CEPF सेंट्रल इकोसिस्टम पार्टनरशिप, BLI बर्ड लाइफ इंडिया, AZD अलायंस फॉर जीरो एक्सटेंशन, ठीक है, WWF बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड लाइफ फंड, इसके बाद PLI प्लांट लाइफ इंटरनेशनल, NGS नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी, ये सब मिलकर काम करते हैं आपस में, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क करा है वो WWF ने किया है, इनने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्लोबल 2000 इको रीजन्स। इसका मकसद क्या था, टू सेलेक्ट प्योर इको रीजन्स फॉर कंजर्वेशन के लिए, वही काम इन्होंने किया था। NGS प्रीपेड एक और काम किया था, इनने एक बर्ड मैप बनाया था सभी जितने भी हॉट स्पॉट है दुनिया में उनका, और उनके मेटा डेटा भी इकट्ठा करा था वहाँ के बायोडाइवर्सिटी हाउस में पाए जाने वाले जो इंडेंजर्ड फना एंड फ्लोरा जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये हेडिंग है, ये हम वो नहीं कर पाए बोल्ड से, देखें क्रिटिक्स ऑफ हॉट स्पॉट की कौन सी बातें जो इसकी जो कॉन्सेप्ट में उन्हें आज के इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स जो बोलना चाहिए, कौन सी बातें हैं वो आप देखिए। जो इसकी 2 पॉइंट्स के बाद हम किसी प्लेस को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसमें 2 स्टेटमेंट हैं जिन्हें क्रिटिसाइज करने के आसान है। देखिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं वो डू नॉट कंसीडर फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। तो फाइलोजेनी होता है जो हमारी वास्तविक लाइफ है, ऑन्टोजेनी हमारी एंसेस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जो आपस में जो एंसेस्टर रिलेशन को छोड़ के जो हमारी जो प्रेजेंट टाइम रिलेशन होता है, जो लाइफ का रिलेशन होता है फाइलोजेनी वाला, कि एक फैमिली अपने दूसरी फैमिली के प्लांट को वहाँ पर सपोर्ट करती है। ये एक प्लांट, जैसे एक सपोज करें सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी का एक प्लांट होता है आलू, और सोलेनेसी का ही प्लांट होता है आपका बैगन, सोलेनेसी का प्लांट होता है मिर्च का प्लांट। तो इस हमारा जो आज जो हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमी या बॉटनी में, ये बताया जाता है कि एक प्लांट अगर ग्रो कर जाता है, सोलेन मतलब आलू का प्लांट पे ग्रो कर गया, तो ये प्लांट वहाँ के एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाया जाएगा कि वहाँ पे इसी फैमिली के दूसरे प्लांट बहुत ईजिली ग्रो कर जाएँ, ठीक है। मगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में चीज़ नोटिस करी गई है कि ये फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी को कंसीडर नहीं करता है। ये फैमिली का अगर एक प्लांट है तो दूसरी फैमिली, बहुत रेयर केसेस में उस फैमिली का कोई दूसरा प्लांट वहाँ पे पाया जाएगा, जो कि एक सिस्टमेटिकल वे में अगर हम बात करें तो वो गलत है,
कैसा क्यों नहीं। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स डू नॉट प्रोटेक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का हम लेक्चर 2 में पूरा बता चुके हैं क्या क्या इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के थ्रू जो चीज़ें प्रोटेक्ट करती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो यूएन है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जब किसी एरिया को बना दिया तो वहाँ पे प्रोडक्शन का मेन मकसद हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनका लाइफ, उनका जो लाभ है, उनका जो बेनिफिट्स है वो ह्यूमनिटी के लिए होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डू नॉट प्रोटेक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर द ह्यूमनिटी। चलिए अब हम कुछ जनरली वही बातें बताई हैं कि मतलब इनके फीचर्स हर एक 4 इंडिया में जो उन सबके हमने कुछ फीचर्स बताए हैं आपके, इन्हें आप देखें जो ऑलरेडी पहले डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हॉट स्पॉट्स, हॉटेस्ट जो हॉट स्पॉट्स हैं उनका क्या क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लें थोड़ा सा आप लोग। हॉट स्पॉट तो थे, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के लिए क्या चीज़ है। सम हॉट स्पॉट्स आर मच रिचर, कुछ जैसे कहा कि एक रिच होते हैं। देखिए पहले हमने 8 डिक्लेयर कर दिए, मेगा वाले 12 कंट्री थी, मेगा वो कंट्री का हो गया। 8 जो थे हॉटेस्ट डिस्कवर, उनमें हमारा इंडिया एक है। अब हॉटेस्ट के लिए क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब क्या क्राइटेरिया डिसाइड करे थे कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को 36 में से हम हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सके, उसके लिए क्या कंडीशन थी। कुछ ऐसे मतलब एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा रिचर हैं, 36 तो हैं, उनमें से 36 में से 8 बहुत ज़्यादा रिचर हैं। ठीक है, किस नंबर में, अपने नंबर जो वहाँ पर स्पीसीज हैं, और उनमें एंडेमिक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूसरी जगह बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, कि केवल एंड केवल उस दैट पार्टिकुलर एरिया ओनली एंड ओनली। ठीक है, तो उन वालों को हमने कहा है कि ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं। दूसरा बात बताया इन्होंने कि 5 की फैक्टर्स लिए, उन्हें हमने कंसिडर करा उन 36 पे, और देखा कि इन 5 को केवल 8 ही हॉटस्पॉट फॉलोअप कर रहे हैं। वो 5 क्राइटेरिया कौन से हैं देखें उसे। एक तो है कि इंडेमिक वर्टिब्रेट का नंबर, इंडेमिक प्लांट का नंबर, इंडेमिक प्लांट पर एरिया रेशियो देखा, तो उसमें देखा कि 1000 मतलब 100 स्क्वायर मीटर में कितने इंडेमिक प्लांट हैं। ठीक है, दूसरे में देखिए वर्टिब्रेट के लिए ये एरिया हमने कर दिया था 100 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन देखिए कितने परसेंट ओरिजिनल परसेंट का रह गई है। ठीक है, रिमेनिंग वेजिटेशन का परसेंटेज देखा 0% एक्सटेंट की कहीं पे 0% है, जो ओरिजिनल है बिल्कुल रह ही नहीं गई है, मतलब 100 का 100% ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया जो फुलफिल करा वो 8 हॉट स्पॉट ने करा, तो वो हमने कहे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स कहे। ठीक है, अच्छा अब ये 8 कौन से इन्हें देख लीजिए। हमारे मतलब 36 में जो 8 हमने लिए उनमें से हमारे 4 में से 3 आ गए। ये देखें कितना, कौन कौन से, संडालैंड्स, इंडो बर्मा और वेस्टर्न श्रीलंका। और बाकी हुए 5 के 36 में से मेडागास्कर, फिलीपींस, ब्राज़ील, अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरेबियंस एंड ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड केन्या। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के देश हैं ये दोनों। केन्या तो अफ्रीका का है, तंजानिया ऑस्ट्रेलिया के पास होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वो है। अब इसके बाद थोड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक आप बस देखें, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट क्या होते हैं। हॉट स्पॉट्स हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी, हल्के हल्के ख़त्म हो रही हैं। कोल्ड स्पॉट का मतलब कुछ ऐसी वेजिटेशन कि जो दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो जो वाला कॉन्सेप्ट तो वहाँ भी था हॉट स्पॉट, यहाँ पे वो कि उनका नंबर बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे नंबर कम से बात करी जा रही है कि दीज आर सच एरिया विच हैव रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि एक ही तरफ की वेजिटेशन को, केवल एक ही तरफ की, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं उसमें। ठीक है, तो ऐसे एरिया को क्या बोला गया हम। और जो उसका रेट है हैबिटेट लॉस का वो हाई है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो वाली देखिए एक्सपीरियंस, हाई रेट ऑफ हैबिटेट वो कॉमन है, मगर यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा की बात करी थी यहाँ पे हमने लो की बात करी है, इतना ध्यान रखना है। डाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, एक मोनोकल्चर टाइप का, एक ही टाइप की डाइवर्सिटी, एक ही लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एरिया। ठीक है, मगर एक्सटेंशन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दीज आर लो स्पीसीज रिच, मतलब कम से कम, तो लो स्पीसीज रिचनेस। इट कैन बी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एज इट में ओनली लोकेशन वेयर ए रेयर स्पीसीज फाउंड। अगर कोई स्पीसीज यहाँ पाई जाएगी वो यहीं पाई जाएगी केवल, और कहीं नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और वो सिंगल ही भी है। उसके बाद एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन, यहाँ की जो कंडीशन है वो वैसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो कि भाई जाड़ा, गर्मी, समर, स्प्रिंग, चारों सीजन बहुत आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम फिजिकल, अगर जाड़ा पड़ रहा है तो बहुत, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि हाई और लो टेम्परेचर और प्रेशर, अनयूजुअल केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, और कह रहे केवल पूरा एरिया इनहेबिटेड बाई ऑन जस्ट 1 और
टू एडॉप्टेड स्पेशल ऑफ कोल्ड स्पॉट्स, ठीक है, स्पीसीज के द्वारा ही कवर किया जा रहा है। तो ऐसे एरिया हमने क्या बोला, कोल्ड स्पॉट, that warrant conservation because they are represent unique environment that are biologically and physically interesting होते हैं। जैसे हम एक सिंपल सी बात कहें, एक मल्टी कल्चर होता है कि हम बहुत सारी क्रॉप्स को आपस में मिला के ग्रो करते हैं, और एक होता है कि यूनिक कल्चर। जैसे इन उत्तर प्रदेश पंजाब में आप देखते हैं गन्ना बहुत होता है, शुगर केन, तो आप एक ट्रेन पे चले एक एरिया से दूसरे किलोमीटर एरिया जो कि 50 किलोमीटर दूर है, तो आप देखेंगे कि आपको दूसरी कोई क्रॉप ही नज़र नहीं आ रही, ओनली सिंगल क्रॉप, शुगर केन शुगर केन शुगर केन, 50-60 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक दूसरी कोई क्रॉप नहीं। इतना ज़्यादा होता है यूपी के अंदर या पंजाब में देख लें जो शुगर केन वाले जो एरिया है इस तरीके की। तो इसी तरीके से यहाँ भी कहा कि प्लांट का नंबर कम नहीं है, मगर एक ही टाइप कम है, कि वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, मगर कोल्ड वाले एरिया में एक ही प्लांट, एक ही टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। और इन एरिया की क्वालिटी क्या बता रहा है कि जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सीजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ऐसे एरिया को हमने क्या बोला है, कोल्ड बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट। और इसमें हमने एग्जाम्पल दिया मोंटाना स्टेट, यूएसए का एक स्टेट है, जैसे अपने यूपी, बिहार, पंजाब, तो यूएसए के जो मोंटाना स्टेट्स है वो इसका एक एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स का, ठीक है गाइस। आप जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़, लाइक एंड शेयर आल्सो, थैंक यू वेरी मच।